नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम देखेंगे 8 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या है आज के अपने करंट अफेयर में। तो हमारा पहला सवाल है क्या, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है। G20 की साइबर सुरक्षा पर अभ्यास हुआ है और एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। किस संस्था ने करी है? ऑप्शन ए है नेस्कॉम, ऑप्शन बी है सर्टेन, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है सीडेक। तो इस G20 की साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल पर 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और ये आयोजित किसने करी है? 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया है। और आयोजित किसने करी है? ये आयोजित करी है सर्ट इन ने। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन सर्ट इन ने आयोजित कराया है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। अगला सवाल, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों का मंत्रालय। तो अभी बजट 2023-24 में 2023 के बजट में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास योजना का चौथा संस्करण लॉन्च करा है। कौशल विकास योजना का विकास योजना 4.0 लॉन्च करी गई है, मतलब इसका चौथा संस्करण लॉन्च करा गया है बजट 2023 में। ठीक है, चौथा संस्करण। और इसके साथ ही क्या होगा, क्या किया जाएगा कि 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। ये बजट 2023 में कहा गया। क्या क्या? एक तो पीएम कौशल विकास योजना का चौथा संस्करण 4.0 लॉन्च करा गया है और 30 कौशल भारत इंटरनेशनल केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो इसका सही उत्तर है कौशल विकास मंत्रालय। बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और 2023 के बजट में पीएम कौशल विकास योजना का चौथा संस्करण 4.0 लॉन्च करा गया है और 30 कौशल भारत इंटरनेशनल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये बजट 2023 में कहा गया है। अगला सवाल, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो ये वर्ड याद रख लेना, महिला सम्मान बचत पत्र। ये बजट 2023 में ही लॉन्च करा गया है। क्या? महिला सम्मान बचत पत्र। और क्या है? इसकी अवधि 2 साल की होगी। 2 साल मतलब मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक इसकी अवधि होगी। किसकी? महिला सम्मान बचत पत्र की। एक तो ये 2 साल के लिए लॉन्च करा गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023 में इसे लॉन्च कराया। और क्या है? और जो पहले से चले आ रही वरिष्ठ नागरिक बीमा बचत योजना चल रही थी, वरिष्ठ नागरिक बीमा बचत योजना, इसकी राशि को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अब पहले इसकी राशि थी 15 लाख रुपए तक इसमें जमा करे जा सकते थे। अब कितने कर सकते हैं? अब ये बढ़ाकर कर दिए 30 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 2 चीजें इसमें ध्यान रख लेना कि एक तो महिला सम्मान बचत पत्र की अवधि कितने साल की है? 2 साल की है, मार्च 2025 तक के लिए है। और दूसरा
जो पहले से चली आ रही वरिष्ठ नागरिक बीमा बचत योजना का जो राशि थी वो 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30 लाख रुपए। और महिला सम्मान, हमने क्या पूछा है सभा में, महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है, तो 7.5% के ब्याज दर से इस पर ब्याज मिलेगा। जो लोग इसमें महिला सम्मान बचत पत्र को खरीदेंगे उन्हें 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, प्रस्तावित नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO का गठन किया जाएगा? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार एक मैनेजमेंट ऑफिस, इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, शॉर्ट में बोलते हैं इसे IDMO, का गठन किया जाएगा। और वो किस मंत्रालय के अधीन करा जाएगा? वो करा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन। तो ए उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। ये है किसके लिए? इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। इससे क्या फायदा होने वाला? तो जो हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं और जो हमारे शिक्षाविद हैं, स्टार्टअप और शिक्षाविदों को द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए, जो स्टार्टअप और शिक्षाविदों के द्वारा नवाचार इनोवेशन किया जाएगा और अनुसंधान रिसर्च करी जाएगी, उनको सहायता देगा। ये अनुसंधान की सहायता के लिए है, ठीक है। किन के लिए? जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, जो शिक्षाविद जैसे यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहे हैं, बाइजू है और अनअकैडमी है, इन सब जैसे प्लेटफॉर्म के लिए नवाचार और अनुसंधान की सहायता के लिए। और किस मंत्रालय के अधीन करा जाएगा इसकी स्थापना? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन करी जाएगी। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास, शॉर्ट में नाम याद रख लेना, PM विकास, ये है PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी है MSME, ऑप्शन सी है कारीगर, ऑप्शन डी है छात्र। तो यहां PM विकास का क्या मतलब है? विकास का मतलब है जो लोग विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े हैं, विश्वकर्मा समुदाय से जो लोग जुड़े हैं ना, आप PM विकास की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। विकास की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो जो विश्वकर्मा समुदाय मतलब जो कारीगर तबके के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए लेकर आए PM विकास योजना। तो इसका सही उत्तर क्या है? कारीगर लोगों के लिए लेकर आए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मैं ये बता देता हूं, चलो। विश्वकर्मा के ए का मतलब है कौशल, एस का मतलब है सम्मान। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान इस योजना की फुल फॉर्म है PM विकास योजना की। और ये इसके लाभार्थी कौन होंगे? जो कारीगर टाइप के लोग हैं, कारीगर विश्वकर्मा समुदाय के लोग। अगला सवाल, केंद्रीय बजट में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? ये एक तरह की बीमारी है जिसके कारण खून की कमी हो जाती है शरीर में, ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसे कब तक, इसके खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा करी गई है कि जिन लोगों को ये बीमारी है उनका उन्मूलन कर दिया जाएगा, मतलब उनकी बीमारी का निवारण कर दिया जाएगा। जिन भी लोगों को सिकल सेल एनीमिया को की ये बीमारी है, और ये बजट में घोषणा करी गई है, इसका टारगेट रखा गया है 2047 तक। टी उत्तर बिल्कुल सही है, मतलब सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का मिशन रखा गया है। ये बजट 2023 में कहा गया है, बजट 2023 में,
इसकी घोषणा करी गई है कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो डी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। और इसमें 0 से 40 वर्ष के लोग, 0 से 40 वर्ष के जो लोग होंगे उनका उपचार किया जाएगा। सार्वभौमिक जांच इसकी शामिल है। 0 से 40 वर्ष के लोगों की सार्वभौमिक जांच इसमें शामिल है, ठीक है। और लगभग कितने लोग हैं ये? लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी इसमें, 7 करोड़। 0 से लेके 40 वर्ष के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच इसमें शामिल है। तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, 2047। अगला सवाल, किस संस्था ने प्रस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रंस इन द पोली क्राइसिस रिपोर्ट जारी की है? तो पोली क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि एक साथ सारी समस्याओं का आ जाना, सारी समस्याओं का आ जाना क्या कहलाता है? पोली क्राइसिस कहलाता है। तो किस संस्था ने, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, कोई बेचारा गरीब किसान है, गरीब है कोई आदमी, मान लो वो ऑलरेडी पहले से गरीब है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। दूसरा क्या होगा, उसी टाइम पे बेटे को डेंगू हो गया, और बीवी को कैंसर हो गया। कहां से लाए बेचारा इतने सारे पैसे? तो इसे क्या बोलेंगे? पोली क्राइसिस आ गया इसके जीवन में, इस गरीब आदमी के। इसे बोलते हैं क्या? पोली क्राइसिस, कि एक साथ सारी समस्याएं आ जाना, उसे बोलते हैं पोली क्राइसिस। तो प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रंस इन द पोली क्राइसिस रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यूनिसेफ ने जारी करी है। यूनिसेफ, सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। यूनिसेफ ने प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रंस इन द पोली क्राइसिस, मतलब बच्चों के जीवन में एक साथ आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई कचरा, ई वेस्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी किए हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने करे हैं? पहले ये जान लेते हैं, ये नियम जो होंगे ना, ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, ठीक है। ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2023। और मंत्रालय कौन है इसका? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी करें। अगला सवाल, और ये लागू कब से होंगे? 1 अप्रैल 2023 से। अगला सवाल, सरकारी योजनाओं के संबंध में पीबीटीजीज का हर अर्थ क्या है? पीबीटीजीज, ऑप्शन ए पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, बी है प्राइमरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऑप्शन सी है पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप, ऑप्शन डी है प्राइमरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप। तो पीबीटीजीज का अर्थ क्या है? तो प्रधानमंत्री, अभी क्या करा गया है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना प्रारंभ करी गई है। और पीवीटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ए यूपीएससी ने इस पे 2021 या 20 में मेरे ख्याल से इस पे सीधा सवाल पूछा है कि सबसे ज़्यादा पीवीटीजी किस राज्य में है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में, ध्यान रखना। और एक स्टेटमेंट और था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके बारे में, पीवीटीज के बारे में जान लेना। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं इसे। अगला सवाल, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने 4 देसी भारतीय गाय नस्ल के ड्राफ्ट जीनोम का अनुक्रम किया है?
4 देसी गायों के नस्ल के ड्राफ्ट जीनोम का अनुक्रम करा है, सिक्वेंसिंग की है, जीनोम सिक्वेंसिंग की है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जीनोम सिक्वेंसिंग। जीनोम सिक्वेंसिंग की है। और किसने करी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? IISER भोपाल ने करी है। 4 गाय हैं जो भारतीय देसी नस्ल की हैं, उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है और वो किसने करी है? IISER भोपाल ने। अगला सवाल, तेल की टंकियों को साफ करने के लिए रोबोट विकसित करने वाली परियोजनाओं के लिए कौन सी संस्था फंड देती है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है ऑयल इंडिया, ऑप्शन सी है IOCL, ऑप्शन डी है BPCL। तेल टंकियों को साफ करने के लिए रोबोट विकसित करने वाली परियोजना के लिए कौन सी संस्था फंड देती है? सवाल में ये पूछा गया। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा जान लेते हैं। एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है क्या? बीटा टैंक रोबोटिक्स। ये इसका नाम है क्या? बीटा टैंक रोबोटिक्स नाम है इसका। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है बीटा टैंक रोबोटिक्स, जो क्या करेगा कि रिफाइनरी में जो रिफाइनरी जो होती है, तेल रिफाइनरी, उनमें जो तेल के टैंक होते हैं उनकी सफाई के लिए ये विकसित करा गया। ठीक है, तेल टैंक की सफाई के लिए ये रोबोट विकसित करा गया। बेंगलुरु बेस्ड वो स्टार्टअप है जिसका नाम है बीटा टैंक रोबोटिक्स। और इसके लिए ऐसी परियोजनाओं को फंड कौन देती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑयल इंडिया। बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑयल इंडिया ऐसी परियोजनाओं को फंड देती है। अगला सवाल, भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स गठित करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फिनलैंड। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स गठित की जा रही है और भारत इस पर सहमत हुआ है। तो किसके साथ हो रही है गठित? तो ये हो रही है अमेरिका के साथ। ये उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने टास्क फोर्स गठित करने पर अपनी सहमति दी है अमेरिका को। अगला सवाल, पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप वर्किंग मीटिंग, क्या G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप, जब तक G20 का फाइनल सबमिशन नहीं हो जाता, कुछ लोग मुझे वो कर रहे थे कमेंट, एक भाई हैं कि G20 को सारे को आप एक ही लेक्चर में कवर कर दो, उसे भी मैं करूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये रोज के डेली के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डेली इवेंट्स में अब आगे क्या होने वाला मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो हाँ, बजट जो हमारा आया, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसे मैं एक लेक्चर में ले लूंगा पूरे में, ठीक है। तो G20 की जब तक फाइनल समिट नहीं हो जाती तब तक ये छोटी छोटी समिट चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें एक लेक्चर में मतलब ख़त्म करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आपने कहा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो मैं एक लेक्चर में ख़त्म करवा दूंगा। एक लेक्चर दोनों का लगेगा, एक बजट का लगेगा हार्डली और एक लगेगा, लेकिन थोड़े से वो जो होंगे लंबे होंगे लेक्चर, 1 घंटे के हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, बजट का हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे के, वो मैं अलग से कर दूंगा। तो इसमें पूछा है पहला G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका शहर है गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में हो रही है ये मीटिंग, असम के गुवाहाटी में होनी है, ठीक है। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई मिष्टी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मैन होल की सफाई, ऑप्शन बी है मैनग्रोव वृक्षारोपण, ऑप्शन सी है मोटर वाहन, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। तो ये वर्ड याद रख लेना, मिष्टी, ये है वर्ड, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मिष्टी, इंग्लिश सही लिखी हुई है MISHTI। ये क्या है कि बजट में ही, इस केंद्रीय बजट 2023 में ही इसे लॉन्च करा गया और इसका तात्पर्य क्या है कि जो भी
ऐसे क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र, जहां पर मैनग्रोव वन को उगाया जा सकता है, वहां हमें मैनग्रोव वन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये उससे संबंधित है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, मैनग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। मिष्टी। अगला सवाल, अपर भद्रा परियोजना जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट में किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो अपर भद्रा परियोजना, इस साल के बजट में इस योजना को 5300 करोड़ रुपए 5300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और ये कहां है? ताकि सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा जा सके और उन्नत सिंचाई की सुविधाओं को विकसित किया जा सके। ये कहां पे अपर भद्रा परियोजना? ये पड़ती है कर्नाटक। बजट में सिर्फ एक ही जगह कर्नाटक का नाम दिया गया है जहां पे अपर भद्रा परियोजना को 5300 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करी गई है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। जय हिंद।